हेलो, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास, और ये क्लास रोजाना रात को 8 बजे आती है। टॉप 20 MCQ यहां पर कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। और ये किस एग्जाम के लिए है? झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए है। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी में ये काम आने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या है? कहता है कि भारत में कृषि का सर्वाधिक प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? कालीबंगा, दैमाबाद, कोल्डिहुआ या मेहरगढ़? भारत में कृषि का सर्वाधिक प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? आंसर कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। भारत में कृषि का सर्वाधिक प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है आपका मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो मेहरगढ़ से मिलता है। और यह स्थल वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आपको देखने को मिलता है। मेहरगढ़ एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहां 7000 ईसा पूर्व में खेती और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। यहां से जौ और गेहूं जैसी फसलों की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए अगला कर लीजिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है सविता, सूर्य, सोम या मरुत। IAS 1992 का सवाल है, तो काफी इंपोर्टेंट है सवाल। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सविता को समर्पित है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र सूर्य देवता सविता को समर्पित है। इस मंत्र में सवितु शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य है। ठीक है, इसे सावित्री मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसे महर्षि विश्वामित्र ने रचा था। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, प्रथम तमिल संगम की स्थापना की गई थी? तिरुवल्लुर ने, परशुराम ने, मावलनार ने या अगस्त ऋषि ने? प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा अगस्त ऋषि ने की थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, प्रथम तमिल संगम की स्थापना अगस्त ऋषि ने की थी, है ना। यह संगम मदुरई में आयोजित हुआ और इसमें देवताओं और महान ऋषियों ने भी भाग लिया था। इस संगम की कोई भी साहित्यिक रचना आज उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे सभी नष्ट हो गए हैं। अगला कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या सम्मिलित है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी या उपयुक्त सभी? देखिए, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, जैसा कि अष्टांगिक से पता चल रहा है कि बुद्ध ने 8 मार्ग दिए थे। ठीक है, इसी कारण यह अष्टांगिक मार्ग कहलाया और अष्टांगिक मार्ग में ये सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कुल 8 अंग होते हैं। सम्यक दृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत यानी सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अंग होते हैं। अगला कर लीजिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्तियां की थी? 12वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, 14वें वर्ष में या 8वें वर्ष में? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी? सही आंसर हो जाएगा 14वें वर्ष में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने इन अधिकारियों को धम्म के सिद्धांतों यानी नैतिक कानून का प्रचार और प्रसार करने के लिए नियुक्त किया था। आई बात समझ में? अगला कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन कुषाणों के समय में नहीं था? स्वर्ण मुद्राएं, लेखांकित मुद्रा, रजत मुद्रा या ताम्र मुद्रा? देखिए, कुषाणों के समय में स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित थी, रजत मुद्राएं भी प्रचलित थी, ताम्र मुद्रा भी प्रचलित थी, जबकि लेखांकित मुद्रा प्रचलित नहीं थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, कुषाण काल में लेखांकित मुद्रा का प्रचलन नहीं था। कुषाण शासकों द्वारा मुख्य रूप से स्वर्ण और ताम्र मुद्राएं जारी की गई थी। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा की यहां पर बात कर लिया जाए तो कुषाणों ने विशेष कर विम कड़फिसस और कनिष्क जैसे शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। रजत मुद्रा की यहां पर बात कर लिया जाए तो कुछ रजत यानी चांदी के सिक्के भी पाए गए हैं, लेकिन इनका प्रचलन स्वर्ण और ताम्र मुद्राओं जितना अधिक नहीं था। आई बात समझ में? ताम्र मुद्रा की भी यहां पर बात कर लिया जाए तो कुषाणों के समय में ताम्र मुद्राओं का भी बड़े पैमाने पर प्रचलन था, जिनका उपयोग रोजमर्रा के लेन देन में किया जाता था। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? कहता है कि गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठ कुलिक निगम से तात्पर्य है व्यापारियों के निगम से, साहूकारों और शिल्पियों के निगम से, राजस्व एकत्र करने वाले के निगम से या नगर प्रशासन के निगम से। देखिए, यहां श्रेष्ठ की बात कर लिया जाए तो साहूकारों से संबंधित है और कुलिक की बात कर लिया जाए तो शिल्पियों से संबंधित है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, गुप्तकालीन मुद्राओं पर क्या अंकित है? श्रेष्ठ कुलिक निगम अंकित है। इसका तात्पर्य है साहूकारों एवं शिल्पियों के निगम से। ठीक है, यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है श्रेष्ठी यानी साहूकार या धनी व्यापारी। यह शब्द धनी व्यापारियों और बैंकरों के लिए प्रयोग किया जाता था। कुलिक कौन? शिल्पी कहलाते थे। यह शब्द विभिन्न प्रकार के शिल्पकारों के लिए प्रयोग होता था, जैसे बुनकर, कुम्हार और मूर्तिकार। और दोस्तों, आपके लिए काफी अच्छा सेशन है, काफी विस्तार से मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन लेकर आया हूं और इस डिस्क्रिप्शन से भी, इस व्याख्या से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ऐसा मैं चाहता हूं दोस्तों। देखिए, अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित वाकाटक वंश के शासकों में किसके साथ गुप्त वंश की कन्या प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था? देखिए, प्रभावती गुप्त की यहां पर बात हो रही है दोस्तों। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। ठीक है, और इसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रुद्रसेन द्वितीय।
देखिए, गुप्त वंश की कन्या का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त नाम था। इसका विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था। प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनके विवाह का उद्देश्य गुप्त और वकाटक राजवंशों के बीच राजनीतिक और सैन्य संबंध को मजबूत करना था। ठीक है, यहां पर रुद्रसेन याद करके रखिएगा, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में चंद्रगुप्त द्वितीय अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। ठीक है, अगला कर लीजिए। अगला है, किस बादामी शासक ने वल्लमेश्वर की उपाधि ग्रहण कर अश्वमेध यज्ञ किया था? कीर्तिवर्मा, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम या मंगलेश? वल्लमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। देखिए, पुलकेशिन प्रथम याद करके रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, बादामी चालुक्य वंश के संस्थापक थे। बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। उनका शासनकाल 543 ईस्वी से 566 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने बादामी यानी वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने यज्ञ किए जिनमें प्रसिद्ध यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बाद उन्होंने वल्लमेश्वर की उपाधि ग्रहण कर ली थी। सारी बातें आ रही है ना समझ में दोस्तों? चलिए, यदि बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, दत्तिंग दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक हुआ। कृष्ण प्रथम द्वारा पराजित किए गए शासक कौन थे? बादामी के चालुक्य, मैसूर के गंगा, वेंगी के चालुक्य या उपयुक्त सभी? देखिए, कृष्ण प्रथम ने इन सभी वंशों के शासकों को हराया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, दत्तिंग दुर्ग के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? उसका चाचा कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम बादामी के चालुक्यों को हराता है, मैसूर के गंग को भी हराता है और वेंगी के चालुक्यों को भी हराता है। देखिए, बादामी के चालुक्य की यहां पर बात कर लिया जाए तो कृष्ण प्रथम ने दत्तिंग दुर्ग द्वारा शुरू किए गए बादामी के चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध को जारी रखा और उन्हें पूरी तरह पराजित किया। मैसूर के गंग शासकों को भी पराजित किया और राष्ट्रकूट साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान किया। वेंगी के चालुक्य की यहां पर बात कर लिया जाए तो इसके खिलाफ भी सैन्य अभियान चलाए गए और उन्हें भी यहां पर पराजित किया गया। समझ में आ गया? चलिए, अगला सवाल का आंसर कीजिए। चोलों के शासनकाल में उर का क्या अर्थ था? राज दरबार, ग्राम साधारण सभा, पैदल सैनिक, विद्वानों की मंडली? सही आंसर हो जाएगा ग्राम साधारण सभा। देखिए, चोल शासन की बात कर लिया जाए तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस शासक के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन विकसित हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा चोल शासन के काल में। ठीक, ग्राम स्तर पर कई प्रकार की सभाएं थी जिनमें उर और सभा या महासभा थी। उर की बात कर लिया जाए तो ये साधारण ग्राम सभा थी जिसमें साधारण कृषक शामिल होते थे। यह सभा गांव के प्रशासनिक कर संग्रह और सार्वजनिक कार्यों की देख रेख करती थी। आइए बात समझ में। यहां पर सभा या महासभा की बात कर लिया जाए तो यह ब्राह्मण गांव की सभा होती थी। इसमें केवल ब्राह्मण ही भाग लेते थे। तीसरा कौन था? तीसरा नगरम था। यह शहरी व्यापारिक समुदायों की संस्था थी जो व्यापारिक कार्यों का संचालन करती थी।
नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम, नारायण पाल, धर्मपाल या देवपाल? सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की यहां पर बात कर लिया जाए तो भारत के प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था। स्थापना पाल वंश के दूसरे शासक धर्मपाल ने किया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता घटने के कारण धर्मपाल ने एक नया बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया था। इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म के अध्ययन और प्रचार को सुदृढ़ बनाना, विशेषकर वज्रयान बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। चलिए, भारत पर महमूद का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध था? 1027 में जाटों के विरुद्ध, 1026 सोमनाथ के विरुद्ध, 1029 मथुरा पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, भारत पर महमूद का अंतिम आक्रमण कब होता है? 1027 में होता है। और किसके विरुद्ध होता है? तो जाटों के विरुद्ध होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महमूद गजनवी भारत पर कुल कितना बार आक्रमण करता है? तो 17 बार आक्रमण करता है। ये आप सभी जान रहे होंगे दोस्तों। उद्देश्य क्या था? धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना इसका उद्देश्य था। अंतिम आक्रमण यानी 17वां आक्रमण 1027 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? सिंध प्रदेश के जाटों के विरुद्ध हुआ था। और क्यों हुआ था दोस्तों? जब सोमनाथ मंदिर को 1026 में लूटकर महमूद गजनवी वापस जा रहा था, तो इसी महमूद गजनवी को जाटों ने लूट लिया था। इस कारण जो है महमूद गजनवी अंतिम आक्रमण किस पर करता है? तो जाटों के विरुद्ध प्रतिशोध स्वरूप करता है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। सुल्तान सत्ता का केंद्र बिंदु होता था। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित या प्रतिबंधित करता था? अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग, अस्थाई सेना के सैनिक या उपयुक्त सभी? देखिए, सुल्तान सत्ता का केंद्र बिंदु होता था, लेकिन सल्तनत काल में सुल्तान की शक्ति को भी नियंत्रित किया जाता था अमीर वर्ग, उलेमा और स्थानीय सेना के सैनिक द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, सल्तनत काल में सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित करने वाले कौन कौन थे? अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग और अस्थाई सेना के सैनिक। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। अमीर वर्ग की यहां पर बात कर लिया जाए तो ये कुलीन वर्ग था, जिसमें सैन्य कमांडर और उच्च अधिकारी शामिल होते थे। वे सुल्तान को सिंहासन पर बैठाने और उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जिससे वे सुल्तान की शक्ति के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते थे। उलेमा की यहां पर बात कर लिया जाए तो इस्लामी विद्वानों और धार्मिक नेताओं का वर्ग था। वे सुल्तान पर इस्लामी कानूनों के अनुसार शासन करने पर दबाव डालते थे और धार्मिक मामलों में सुल्तान के लिए कानून की व्याख्या करते थे। कुछ सुल्तानों ने उन्हें प्रभाव को नियंत्रित करने की कोशिश भी की, जबकि अन्य जैसे फिरोज शाह तुगलक उनके प्रभाव में भी रहे थे। यहाँ अस्थाई सेना के सैनिक की बात कर लिया जाए तो सुल्तान की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? तो सेना था, पर उसकी वफादारी बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण काम था। सेना का असंतोष या विद्रोह सुल्तान के पतन का कारण बन जाता था, इसलिए सुल्तान को अपने सैनिकों का समर्थन सुनिश्चित करना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने सैनिकों को सीधे वेतन देकर विस्तृत रिकॉर्ड रखकर सेना पर नियंत्रण बढ़ाया था। देखिए, काफी डिटेल में हमने इसे समझाया है, तो
वीडियो को आप लाइक करते चलिएगा दोस्तों। चलिए अगला कर लीजिए। निम्नलिखित राज्यों में मदन्ना किस राज्य का पदाधिकारी था? देखिए मदन्ना के साथ अकन्ना, ये भी याद रखिएगा, दोनों भाई थे। ये दोनों भाई गोलकुंडा राज्य में पदाधिकारी थे। देखिए मदन्ना और अकन्ना दोनों हिंदू थे और क्या थे? दोनों भाई थे। ठीक है, इन्होंने मुस्लिम शासक के अधीन रहते हुए भी प्रशासन में अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। वे राजस्व और विदेश नीति के मामलों में भी निपुण थे। दोनों ने गोलकुंडा को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया था। इनकी नीतियों के कारण औरंगजेब को गोलकुंडा राज्य से असंतोष हुआ। इसके परिणाम स्वरूप बाद में गोलकुंडा पर मुगल आक्रमण हुआ। कब हुआ? 1687 में हुआ, है ना। चलिए आते हैं इंपोर्टेंट प्रश्न पर। विजयनगर शासक वीर नरसिंह के विषय में कौन सा कथन असत्य है? उसने 20 वर्ष तक राज्य किया, यही कथन गलत है दोस्तों। उसने मात्र 4 वर्षों तक शासन किया था। उसने अपनी प्रजा में युद्ध के प्रति जागरूकता पैदा की, बिल्कुल सही है। उसके समय में विजयनगर का प्रशासन अस्थिर रहा, बिल्कुल सही है। उसने प्रजा के हित के लिए कार्य किया, यह भी कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये वीर नरसिंह ने 1505 से 1509 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि 4 वर्ष तक शासन किया था। विजयनगर के तीसरे राजवंश तुल राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। उनके शासन काल में विद्रोह और संघर्ष बढ़ गए थे। ठीक है, एक पुर्तगाली लेखक नूनीज ने भी अपने लेखन में इन विद्रोहों का जिक्र किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनके समय में प्रशासन अस्थिर रहा था। यद्यपि उनके शासन काल में अशांति थी, फिर भी उन्होंने प्रजा के हित में कुछ कार्य किए थे, जैसे ब्राह्मणों को दान देना, जिसकी चर्चा कुछ स्रोतों में भी आपको दिखाई देती है। उन्होंने अपनी प्रजा में बुद्ध के युद्ध के प्रति जागरूकता पैदा की, क्योंकि सत्ता में आने के बाद उन्हें लगातार विद्रोहों और बाहरी हमलों का सामना करना पड़ रहा था। देखिए अगला सवाल क्या है दोस्तों। देखिए ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी उपयोगी है। निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक सूफी संत माना जाता है? रबिया, मंसूर बिन हल्लाज, ए और बी दोनों, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को? सही आंसर हो जाएगा रबिया और मंसूर बिन हल्लाज, यानी दोनों को माना जाता है। देखिए रबिया अल अदाविया यानी रबिया का जन्म 8वीं शताब्दी में बसरा इराक में हुआ था। उन्होंने शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण महिला सूफी संतों में से एक माना जाता है। वे निस्वार्थ और दिव्य प्रेम पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध थी, जिसे इश्क ए हकीकी कहा जाता था। मंसूर बिन हल्लाज की यहां पर बात कर लिया जाए तो इनका जन्म 9वीं शताब्दी में हुआ था। वह एक फारसी रहस्यवादी कवि और सूफीवाद के शिक्षक थे। वे अपनी विवादित कथन अन अल हक, मैं सत्य हूं, मैं ही ईश्वर हूं के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। अगला कर लीजिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, दिल्ली, बंगाल, चुनारगढ़। राइट आंसर हो जाएगा सासाराम में स्थित है। देखिए शेरशाह सूरी की यहां पर बात कर लिया जाए तो इसका शासन काल कब से कब तक माना जाता है? 1540 से 1545 में। और 1540 में बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर भारत के उत्तर भाग में सुल्तान सल्तनत स्थापित किया था। मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में है। निर्माण इसके जीवन काल में शेरशाह द्वारा शुरू किया गया और उनकी मृत्यु के बाद पूरा हुआ था। विशेषताएं क्या है? मकबरा लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। वास्तुकला में लोकप्रिय हिंदू और मुस्लिम शैलियों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है।
मकबरे के चारों ओर विस्तृत बगीचे और प्रवेश द्वार आपको देखने को मिल जाएगा। अगला कर लिए, उत्तराधिकार के लिए लड़े गए जाजों के युद्ध जो कि 1707 में हुआ था, किन दो सेनाओं के बीच हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुअज्जम और मोहम्मद आजम के सेनाओं के बीच हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद जाजौ का युद्ध जून 1707 में हुआ था। किनके सेनाओं के बीच? मुअज्जम और मोहम्मद आजम की सेनाओं के बीच हुआ था। इस निर्णायक युद्ध में मोहम्मद आजम पराजित हुआ और मारा गया, जिसके बाद मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सिंहासन संभाला था और ये दोनों भाई थे। अगला कर लीजिए, पेशवाओं की श्रृंखला में अंतिम पेशवा कौन था? पेशवा माधवराव, पेशवा नारायण राव, पेशवा माधव नारायण राव, पेशवा बाजीराव द्वितीय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवाओं की श्रृंखला में अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। उन्होंने 1796 से 1818 तक मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में शासन किया था। उनके शासन काल के दौरान मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था। दोस्तों हिस्ट्री का ये क्लास काफी मैंने दिल से पढ़ाया है दोस्तों। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करते चलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।